एक चीज याद कर लो कि परसेंटेज के चैप्टर में कभी भी डील कर रहे हो ना, तो दो यूनिवर्सल रूल होते हैं हमारे। कभी भी किसी फ्रैक्शन को या किसी डेसिमल को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो ना, कन्वर्ट की बात कर रहा हूँ, किसी डेसिमल को या फ्रैक्शन को डेसिमल परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, हमेशा हमेशा मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ठीक है। यहाँ मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले यूनिवर्सल रूल, व्हेन शिफ्टिंग टू परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे उस चीज को, अगर वो सिंप्लीफाई हो सकती है मल्टीप्लाई बाय 100 करने के बाद सिंप्लीफाई करो, और जो भी फाइनल आंसर आ रहा हो उसमें परसेंटेज का साइन लगा दो। परसेंटेज बेसिकली आपकी कुछ इस तरह की होती है। और अगर आपका एक नंबर पे परसेंटेज का साइन डला हुआ हो, एक नंबर पे परसेंटेज का साइन डला हुआ हो, यानी आपका इंटीजर है या डेसिमल है या कुछ भी नंबर है, उस पे परसेंटेज का साइन डला हुआ हो, और वो हमने परसेंटेज का साइन रिमूव करना हो, तो हम लोग डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। जब परसेंटेज इंट्रोड्यूस करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100, जब परसेंटेज रिमूव करना हो तो डिवाइडेड बाय 100। तो इसी के कुछ क्वेश्चन है बेसिक से बिल्कुल, उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक फ्रैक्शन से परसेंटेज पे कैसे जाते हैं। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू परसेंटेज। 1/4 है, इसको हमने अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो अभी हमने एक यूनिवर्सल रूल देख लिया कि क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है। तो मल्टीप्लाई बाय 100 जब इसको करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 25%। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, 2/4, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। सबसे पहले तो देखो 2/4 को तुम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और फिर 2 1 जा 2, 2 50 जा 100, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 50%। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। 3/4 को कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो। 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, 25 मल्टीप्लाई बाय 3 आपका कितना होता है, 75%। इसका आंसर आ जाएगा। फिर 4/4, यार इसको भी मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो सिर्फ आपका क्या रह गया, 100 ही रह गया, 100%। तो अच्छा, ये जो शुरू के मैंने चार करवाए हैं, इसकी वजह क्या थी, ये चार तुम लोग को याद होने चाहिए। अगर 1/4 है ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो 25% की बात हो रही है। अगर 25% लिखा हुआ है तो तुम्हें पता होना चाहिए 1/4 की बात हो रही है। ये जब हम पास पेपर्स करेंगे ना, तो तुम लोग को ये चीज ज्यादा बेहतर समझ आएगी कि मैं कह क्यों रहा हूँ। बस ये याद कर लो कि 1/4 आपका 25% रिप्रेजेंट कर रहा होता है। 2/4, यानी 2/4 का हम सिंप्लीफाई करें तो 1/2 बन जाता है। 1/2 आपका 50% रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बेसिकली 1/2 हमारा हाफ होता है ना, तो परसेंटेज का भी हाफ कितना होगा, 50%। 3/4 आपका 75% को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और जैसे यहाँ पे 4/4 लिखा है, यानी 4/4 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 रह जाएगा ना। 1 आपका 100 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब याद है हमने रेशोज में एक चीज की थी कि कोई भी चीज अगर हमें किसी की वैल्यू गिवन ना हो, तो बाय डिफॉल्ट उसकी रेशो में हम क्या वैल्यू ले रहे होते हैं, 1 ले रहे होते हैं। तो 1 की ये वजह होती है। परसेंटेज में जो चीज आपकी 100% है ना, वो आपकी विदाउट परसेंट कितनी होती है, 1। खैर, 14/20 को कन्वर्ट करना है किस में, परसेंटेज में। 14/20 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से। तो 21 जा 20, और 25 जा 100, और 14 5 आपका आंसर आएगा 70%। फिर 8/15 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो। तो इसको हम लोग प्रॉपर पूरा कट नहीं कर सकते, तो एक काम करते हैं, 5 के टेबल से पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 3 जा 15, 5 20 जा 100, फिर 20 मल्टीप्लाई बाय 8 करो और डिवाइडेड बाय 3 कर दो, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 53.3%। फिर 11/3 को कन्वर्ट करना है, किससे, परसेंटेज में करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे। ये वैसे ही सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 100 करो और डिवाइडेड बाय 3 करो, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 366.67%। अब यहाँ पे कुछ लोग वो हो रहे होंगे कि परसेंटेज 100 से ऊपर कैसे गई। देखो एक चीज याद रख लो, परसेंटेज ना जरूरी नहीं है कि हमारी हमेशा 100% हो। 100% का मतलब होता है फुल, फुल है, लेकिन परसेंटेज 100 से ऊपर भी जाती है। अभी हम आगे इसके ना कुछ चीजें करेंगे, तो ये जो परसेंटेज 100 से ऊपर गई है ना, इसका कॉन्सेप्ट तुम लोग को ज्यादा बेहतर समझ आएगा कि परसेंटेज 100 से ऊपर कब जाती है और क्यों जाती है। और अगर तुम लॉजिकली देखो, नीचे जो नंबर होता है ना आपका, अगर इससे ऊपर वाला नंबर आपका बड़ा है,
तो ऑफ कोर्स ही बात है कि परसेंटेज आपकी 100 से ऊपर जा रही होगी। अगर नीचे वाला नंबर आपका बड़ा है और ऊपर वाला नंबर छोटा है तो परसेंटेज 100 से नीचे होगी। अगर ऊपर भी सेम नंबर है नीचे भी सेम नंबर है तो परसेंटेज आपकी पूरी 100 होगी। लास्ट क्वेश्चन, 8/3, इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, ये भी ऐसे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो 8 × 100 और डिवाइडेड बाय 3। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 266.67%। ये तो था अभी जो हम फ्रैक्शन से परसेंटेज पे हमने कन्वर्जन की। एक और भी चीज हो सकती है, परसेंटेज में भी फ्रैक्शन पे आ सकता है। तो हमने देखा कि जब भी परसेंटेज का साइन रिमूव करना हो तो डिवाइडेड बाय 100 कर रहे होते हैं। तो 25% है, यानी 25 डिवाइडेड बाय 100। और 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4। अगेन एक बात बोल रहा हूँ, जैसे ये 1/4 हमारा 25% को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये उसी की रिवर्स वर्किंग है कि 25% हमारा फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/4। इसी तरह 50% है हमारा, हम लोग परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, डिवाइडेड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो इसका आंसर क्या आया, 1/2। यानी 50% किसी भी चीज का फ्रैक्शन में किसके इक्वल होगा, 1/2 के। किसी भी चीज का 25% फ्रैक्शन में किसके इक्वल होगा, 1/4 के। 75% को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 75/100। 25 के टेबल पे 75 आते हैं 3 पे और 100 आते हैं 4 पे। तो इसका आंसर आया 3/4। तो किसी भी चीज का 75% फ्रैक्शन में किसके इक्वल होगा, 3/4 के। और अब जरा तुम लोग 100% देखो, 100% यानी 100 डिवाइडेड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो आपको बचा क्या, 1। यहाँ पे वो हमारी रेशो वाली चीज आती है। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि जो चीज परसेंटेज में 100 की इक्वल होती है वो रेशियो में 1 के इक्वल होती है, और उसकी वजह ये होती है जो अभी हमने की। ये जो शुरू के इधर के 4 नंबर थे और ये जो शुरू के इधर के 4 नंबर थे सेम ही थे, बस मैंने इनको एक को डायरेक्ट करवाया, एक को रिवर्स करवाया, और ये 4 तुम लोग को आने चाहिए बाय डिफॉल्ट। 12% है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 12/100। और इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास क्योंकि कैलकुलेटर नहीं है तो मैं इसको यहीं पे छोड़ हूँ, लेकिन तुम लोग इसको कर सकते हो। 82% है, तो यानी परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 82 डिवाइडेड बाय 100। 105% है, तो इसको क्या करोगे, 105 को ऐसे ही लिखा और डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। 168% है, तो परसेंटेज का साइन हटेगा तो 168 डिवाइडेड बाय 100। तो यार ये था हमारा कि जब भी हमने फ्रैक्शन से या तो परसेंटेज में जाना हो या परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना हो, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे होंगे, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएंगे तो डिवाइडेड बाय 100 कर रहे होंगे। और उसमें हमने 4 वैसी वैल्यूज देखी जो हमें आनी चाहिए। उसमें सबसे पहले क्या, कि 1/4 किसके इक्वल होते हैं, 25% के, या 25% किसके इक्वल होते हैं, 1/4 के। फिर 1/2 किसके इक्वल होता है, 50% के, या 50% किसके इक्वल होता है, 1/2 के। फिर 3/4 किसके इक्वल होता है, 75% के, और 75% किसके इक्वल होते हैं, 3/4 के। और 100% हमारा इक्वल टू 1 होता है। अच्छा जी, अब देखते हैं डेसिमल से परसेंटेज में कैसे जाएंगे। तो मैंने तुम लोगों को सबसे पहले एक यूनिवर्सल रूल बता दिया था कि कभी भी किसी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो तुम लोग क्या करते हो, मल्टीप्लाई बाय 100 के साथ जितने जीरोज होते हैं ना, उतने डेसिमल हम लोग राइट साइड पे मूव हो जाते हैं। यहाँ 1 के साथ 2 जीरोज हैं, तो एक डिजिट 2 डिजिट आगे मूव करेंगे, खाली जगह पे आपका 0 आ जाएगा। तो 0.6 आपका परसेंटेज में कितना बनेगा, 60%। फिर 0.12, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 2 डिजिट आगे मूव करेंगे तो आपका डेसिमल यहाँ आ जाएगा, यानी कितना बनेगा, 12%। 0.04, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100, एक डिजिट 2 डिजिट, क्या आंसर आएगा इसका, 4%। फिर 0.39 को अगर हमने कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में तो मल्टीप्लाई बाय 100, एक डिजिट 2 डिजिट आगे गए, तो कितना हो गया ये, 39%। फिर 0.75 को जब हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में तो मल्टीप्लाई बाय 100, एक डिजिट 2 डिजिट आगे गए, तो ये आपका कितना बन गया, 75%। 1.5 को अगर हम उसमें कन्वर्ट करें तो मल्टीप्लाई बाय 100, एक डिजिट 2 डिजिट, खाली जगहों पे लगाया 0, तो ये आपका आया 150%। 1.05 को अगर हम कन्वर्ट करें तो मल्टीप्लाई बाय 100, एक डिजिट आगे गए 2 डिजिट आगे गए, तो ये आपका कितना बन गया, 105%।
0.47 को अगर हम कन्वर्ट करें तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो एक डिजिट दो डिजिट, तो ये आपका बन गया 47%। एक चीज याद रखना कि ये जो डेसिमल वैल्यूज आई हैं, इनमें एक मिसकंसेप्शन काफी होती है कि जैसे यहाँ पे 0.04 था, अगर डेसिमल के बाद एक जीरो है ना, तो आपका जो आंसर आ रहा होगा वो सिंगल डिजिट परसेंटेज में आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर लिखा हुआ है 0.02%, तो ये आपका 2% है। अगर 0.03% लिखा हुआ है तो ये आपका 3% है। अगर 0.09% भी लिखा हुआ है ना, तो ये आपका 9% है। ये चीज, और अगर लिखा हुआ है 0.6%, सॉरी 0.6, तो ये 0.6 आपका 6% नहीं है, ये आपका 60% है। डेसिमल के बाद अगर फॉरेन नंबर होता है ना, तो फिर हमारे सिंगल डिजिट में आंसर नहीं आता, ये डबल डिजिट में आंसर आता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमने बोलना हो कि कितना 0.7 कितना होता है परसेंटेज की टर्म्स में, तो वो लोग इसका आंसर दे देंगे 7%। ये गलती नहीं करना। इसको मल्टीप्लाई बाय जब 100 करेंगे ना, तो एक डिजिट दो डिजिट आगे गए, तो ये कितना बन गया 70%। लेकिन अगर लिखा हुआ है 0.07, इसको जब मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो एक डिजिट दो डिजिट, इसका आंसर आता है 7%। ये चीज मैंने इस पे अभी इतना इस वजह से बोला है कि आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे ना, उसमें गलतियां कॉमनली हो रही होती हैं कि जहाँ पे हमारा आंसर होता है 7%, वहां हम लिख देते हैं 70। जहाँ से आना होता है हमारा 70%, वहां हम लिख देते हैं 7। तो हमने कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज का साइन हमने देखा है जब भी रिमूव होता है तो हम लोग डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं। तो 50 डिवाइडेड बाय 100, तो 50 1 ज़ा 50, 52 ज़ा 100। एक मिनट, सॉरी, मैं एक मिनट, रुको 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 रुको। तो हमने इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो हमने देखा है कि जब भी हमने किसी चीज को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो ना विदाउट कैलकुलेटर, तो उसके डिनोमिनेटर में वन के साथ जीरोस लगे हुए होने चाहिए। तो यहाँ पे वन के साथ दो जीरोस लगे हुए हैं। नीचे दो जीरोस का मतलब है ऊपर डिनोमिनेटर में हम लोग दो डिजिट पीछे मूव कर जाएंगे अपने डेसिमल पे। हमारा डेसिमल अगर ऊपर कहीं भी नहीं होता तो हमेशा राइट साइड पे होता है, उससे एक डिजिट पीछे गए, दो डिजिट पीछे गए, तो डेसिमल हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 0.50। और ये वाला हम जीरो मेंशन नहीं करते, तो ये सीधा सीधा 0.5 आ जाएगा। फिर 130, 65%, 65% है, सीधा सीधा डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। दो जीरोस नीचे लगे हुए हैं, तो ये आपका बन जाएगा 0.65। दो डेसिमल प्लेस हम पीछे चले गए। 135%, 135 डिवाइडेड बाय 100, नीचे वन के साथ दो जीरोस हैं, तो ऊपर डेसिमल एक प्लेस, दो प्लेस पीछे जब मूव करेगा तो ये आपका बन जाएगा 1.35। फिर 29%, तो 29 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.29। 65%, तो 65 डिवाइडेड बाय 100, इसका आंसर आ जाएगा 0.65। 3% है, तो 3 डिवाइडेड बाय 100, यार देखो ऊपर ना सिर्फ एक ही डिजिट है और डेसिमल हमारा एक्सट्रीम राइट साइड पे, तो एक डिजिट पीछे जाएंगे। एक और डिजिट जब पीछे जाएंगे ना, तो एक खाली जगह आ रही होगी, खाली जगह पे हम लगाते हैं जीरो, और डेसिमल के पीछे भी एक होता है जीरो। तो ये आपका आंसर आएगा 0.03। 0.03। इसका 1% है, तो 1 डिवाइडेड बाय 100, इसका भी सेम केस है, एक डिजिट है, एक डिजिट पीछे मूव किए, और एक और डिजिट जब पीछे मूव किया तो खाली जगह पे जीरो, और डेसिमल के पीछे एक जीरो, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.01। और फिर लास्ट में हमारा 10%, 10 डिवाइडेड बाय 8, दो डिजिट पीछे चले जाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.1, 0.1। सबसे पहली टाइप जो हमारी आएगी वो ये कि हमें एक सर्टेन अमाउंट दिया हुआ होगा और हमने उस अमाउंट की एक परसेंटेज ढूंढनी होगी। जैसे हम लोग अगर यहाँ पहला क्वेश्चन देखें तो क्या लिखा हुआ है, 90% ऑफ 700। देखो ऑफ का मैंने मतलब बार बार तुम लोग को बोला है कि क्या मतलब होता है इसका, मल्टीप्लाई। यानी यहाँ पे तुम लोग को पता है करना क्या है, यहाँ पे तुम लोग को करना है 90% मल्टीप्लाई बाय 700। परसेंटेज का जब साइन हटता है तो हम लोग डिवाइडेड बाय करते हैं। तो 90 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 700, तो ये जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो से जीरो कैंसिल, तो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, 90 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 9 7 से देख लो कितना होता है, 63। 63 के साथ एक जीरो लगा दोगे तो आपका बन जाएगा 630। ये अमाउंट जो आया ना आपका, ये है 90% किसका, 700 का। अच्छा देखो, ये तो मैंने तुम लोग को एक डायरेक्ट तरीका बता दिया जो सबसे आसान तरीका है।
लेकिन इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते थे, वो तरीका मैं भी तुम लोगों को बता देता हूँ। जैसे ये देखो, एक चीज मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर किसी चीज का हमें अमाउंट गिवन नहीं होता ना, तो बाय डिफॉल्ट वो 100% होता है। ये जो 700 है ना, इसकी परसेंटेज हमें नहीं गिवन, लेकिन हमें पता है ये हमारा अमाउंट जो है ना बाय डिफॉल्ट कितना होगा, 100%। तो अगर हम इसको ग्रिड बनाए, हम लोग ग्रिड किस तरह बनाएंगे, एक ग्रिड बनेगी हमारी अमाउंट की, और एक ग्रिड बनेगी हमारी परसेंटेज की। जब अमाउंट हमारा 700 है, तो परसेंटेज कितनी है, 100। हमने क्या ढूंढना है अमाउंट का, 90%। तो यानी परसेंटेज में हम लिख देंगे 90, और ये अमाउंट हो जाएगा आपका एक्स। फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, इक्वल टू लगाया, जीरो से जीरो कैंसिल, ये 9 इधर 10 के साथ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा। तो 700 × 9, और ये हम लोग डिवाइड बाय कर देंगे 10 से, तो नीचे जीरो से जीरो कैंसिल। और ये देख लो 70 × 9 का आपका क्या आंसर आता है, 630। ये वाला तरीका हम इस पे इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं होती। हम डायरेक्ट करते क्या, 90% को मल्टीप्लाई कर देते हैं 700 से, और 90% में जब साइन हटाएंगे तो 90/100 हो जाएगा। नीचे दो जीरोस, ऊपर के दो जीरोस को काट दिया, तो 90 × 7, इसका आपका क्या आंसर आया, 630। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्टी सर। फाइव 35% ऑफ 460। तो 35% को मल्टीप्लाई करना है 460 से, और परसेंटेज का साइन जब हम हमें हटाते हैं पता है क्या होता है, डिवाइड बाय 100 कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 460, जीरो से जीरो कैंसिल। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, 5 पे टेबल पे, 2 पे आता है 10, और 35 आता है 7 पे। फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और 2 3 ज़ा 6। तो आपका एंड में बचा क्या, 7 × 23। तो 7 को 23 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 × 23 का आंसर आपका आ जाएगा 161। फिर थर्ड क्वेश्चन, 16% ऑफ 20। सिंपली यार 16 डिवाइड बाय 100 लिख लेते हैं, परसेंटेज का साइन मैंने रिमूव करके लिखा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 20, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। ये आपका बचा 16/5। अगर इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो किस तरह करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। तो 16 2 ज़ा आपका बन जाएगा 32, नीचे आपका बन जाएगा 10। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 3.2। 10% ऑफ 800। तो सीधा सीधा 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 800। जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो 8 × 10 = 80। बेसिकली एक चीज तुम लोगों को बता दूं, कभी भी 10% किसी का अमाउंट निकालना हो ना, फॉर एग्जाम्पल 800 का 10% निकालना था, इसमें से बस एक जीरो हटा दो। 800 था, 800 में से एक जीरो हटाओगे तो क्या बचेगा, 80। और ये आंसर हमारा क्या था, 80 का। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें बोला होता कि 10% निकालो, किसका 10% निकालो, फॉर एग्जाम्पल 700 का, तो क्या आता, ये जीरो हटा देते तो आंसर आ जाता 70। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर हो जिसका एंड में जीरो नहीं आ रहा हो, लेट्स से 10% ऑफ 35, अब क्या करोगे, अगर तुम लोग एक चीज नोट करो, या मैंने जीरो क्यों कैसे हटाया होगा, डिवाइडेड बाय 10 करके, तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 80 रह गया। यहाँ पे भी तुम लोग डिवाइड बाय 10 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3.5। तो 10% का सबसे आसान काम है, हमेशा डिवाइड बाय 10 कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ना क्या होता है, देखो हमें एक अमाउंट दिया हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम पहला क्वेश्चन देखें, हमें एक अमाउंट दिया हुआ है 100, वो कह रहा है इस 100 को इंक्रीज करो, कितने से, 75% से। तो अब ये वाले कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन ये मैं तुम लोगों को पहले ग्रिड से करवाऊंगा, और फिर हम इसका एक डायरेक्ट मेथड सीखेंगे। देखो 100 को 70% से इंक्रीज करना है। हमें एक चीज पता है, अगर हमारा कोई भी अमाउंट की परसेंटेज नहीं गिवन होती, तो वाई बाय डिफॉल्ट 100% होती है। तो इसकी जरा ग्रिड बना के देखते हैं। अमाउंट को लिख लेते हैं AMT, और परसेंटेज। अमाउंट जब हमारा 100 है तो परसेंटेज भी हमारी कितनी है, 100। देखो वो कह रहे हैं इस 100 को ना 70% से इंक्रीज करो, परसेंट की बात कर रहे हैं। तो ये 100 की परसेंटेज कितनी थी, 100 थी। इंक्रीज का मतलब है ऐड करना। अगर मैं इसमें 70 कर दूं तो ये कितना बन जाएगा, 170%। तो ये अमाउंट आपने ढूंढना है। तो ये परसेंटेज के नीचे हम लिखेंगे 170, और इसका एक्चुअल अमाउंट है अननोन। फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, इक्वल टू लगाया, जीरो से जीरो कैंसिल, ये 17 उधर 100 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 100 × 17, और ये 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो जीरो से जीरो कैंसिल। 17 × 10 इज
170। ये थी हमारी ग्रिड। ग्रिड के थ्रू हमने एक अमाउंट को एक सर्टेन परसेंटेज से इंक्रीज कर दिया। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं। डिक्रीज 300 बाय 92%। देखो सबसे पहले ग्रिड बना लेते हैं। एक अमाउंट गिवन है हमें और एक परसेंटेज है। अमाउंट जब हमारा 300 है तो हमें पता है बाय डिफॉल्ट हमारी परसेंटेज कितनी होती है, 100। अच्छा, क्या कह रहे हैं, डिक्रीज 300 बाय 92%। यार ये 300 बाय डिफॉल्ट डिक्रीज का ट्रेंड, यानी 100 में से 92 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितनी परसेंटेज रह जाएगी, 8%। इसका अमाउंट तुमने ढूंढना है। परसेंटेज में तुम लिख लोगे 8 और इसकी एक्चुअल वैल्यू अननोन है तो वो x इक्वल टू लगाया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। इसको सिंप्लीफाई कर लो। 2 4 ज़ा 8 और 2 50 ज़ा 100, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 25 ज़ा 50। और ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये 2 उधर जाके 300 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये 25 आके इधर डिवाइड हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 300 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 600। 600 डिवाइडेड बाय 25। तो 600 डिवाइड बाय 25 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x का 24। मैं एक मिनट जरा क्रॉस चेक कर लूँ। 600 डिवाइडेड बाय 25, हाँ, तो ये x का हमारा आंसर आ गया 24। ये हमने 300 को जब 92% से डिक्रीज किया है ना, तो हमारा अमाउंट इतना रह गया। फिर आगे चलते हैं। डिक्रीज 200 बाय 95%। 200 को 95% से डिक्रीज करना है तो सबसे पहले ग्रेड बना लेते हैं, अमाउंट और परसेंटेज। अमाउंट जब 200 है तो हमारी इसकी परसेंटेज 100 है। क्या करना है, 200 को डिक्रीज करना है 95% से। 200 की परसेंटेज कितनी है, 100। इसमें से 95% जब डिक्रीज करेंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितनी रह जाएगी, 5%। ये 5% का अमाउंट ढूंढ लो तुम लोग। अब परसेंटेज में 5 लिख दिया, एक्चुअल वैल्यू अननोन है तो x फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, इक्वल टू 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100। तो सिंपली x जो होगा वो 200 डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 10। ये 10 वो अमाउंट है जब हमने 200 को 95% से डिक्रीज किया, तो ये वाला अमाउंट आता है। देखो ये तो था ग्रेड मेथड। ये मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि इससे हमारे काफी ज्यादा चैप्टर हो जाते हैं। अगर तुम लोग देखो तो हमने रेशियो इस चैप्टर से किया, रेट इस चैप्टर से किया, परसेंटेज इस चैप्टर से किया, और ये काफी ओवरऑल हर चीज में बहुत हेल्प करती है। लेकिन इसी चीज को ना हम एक और मेथड से भी कर सकते थे। क्या कह रहे हैं, इंक्रीज 1500 बाय 82%। यार इंक्रीज की बात हो रही है, इंक्रीज का मतलब बढ़ाना, और कितने से बढ़ाना है, 82% से। तो तुम लोग पता है क्या कर सकते थे, 1500 को मल्टीप्लाई करते 82% से, जो आंसर आ रहा होता है उसमें 1500 प्लस कर देते। तो अगर हम इस तरह करें 1500 मल्टीप्लाई बाय 82%, तो परसेंटेज का साइन हटाया, डिवाइड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 82 मल्टीप्लाई बाय 15 का आंसर आपका आएगा, कितना आएगा, 82 मल्टीप्लाई 15 का आंसर आएगा 1230। ये 1230 वो अमाउंट है जो इंक्रीज हुआ है, ये वो अमाउंट नहीं है जो हमारा आएगा। हमें जो अमाउंट चाहिए वो टोटल अमाउंट चाहिए। टोटल अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, इस 1230 में ये 1500 प्लस कर देंगे। तो 1230 में ये 1500 प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2730। ये इसका एक और तरीका है करने का। अच्छा जी, आगे देखते हैं। इंक्रीज 900 बाय 75%। यार सबसे पहले तो 900 का 75% निकाल लो। अच्छा एक चीज, 75% को फ्रैक्शन में क्या कहते हैं, 3/4। तो तुम लोग 900 को या तो 75/100 से मल्टीप्लाई कर लो, या 900 को 3/4 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर तुम्हारा सेम आएगा। तो 900 को मैं अभी 3/4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि हमारी वर्किंग आसान हो जाए। तो 2 के टेबल से अगर हम सिंप्लीफाई करें, 2 2 ज़ा 4, और 2 के टेबल पे 900 आएगा 450 पे। तो 450 मल्टीप्लाई बाय 3 आपका 1350 होता है। एक मिनट में चेक कर लूँ, 450 मल्टीप्लाई बाय 3, हाँ 1350, और नीचे आपका बचा 2। इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, 1350 डिवाइड बाय 2 का आंसर आ जाएगा 675। ये अभी सिर्फ वो अमाउंट है जो इंक्रीज होगा,
ये टोटल अमाउंट नहीं है। टोटल अमाउंट निकालने के लिए हम लोग इस 900 में प्लस करेंगे। तो आपका आंसर आएगा 900 प्लस 675। तो ये आपका बन जाएगा 1575। अच्छा जी, इंक्रीज 90 बाय 600%। पहले तो 600% निकाल लेते हैं, 90 का कितना आएगा। अच्छा, 90 का 600% का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 600 ओवर 100। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। तो 90 को मल्टीप्लाई बाय 6 करना है तो सीधा 9 मल्टीप्लाई बाय 6 देख लो कितना होता है। 9 6 होता है 54, और एक जीरो उसके साथ लगा दिया। ये 90 को जब हम 600% से इंक्रीज करेंगे ना, तो ये अमाउंट आ रहा है। इसमें हम 90 फिर से प्लस कर देंगे। तो 540 प्लस 90, तो ये आपका आता है कितना आएगा, ये आएगा आपका 630 इंक्रीज होने के बाद। फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू ढूंढनी है किसकी, 90 की। फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ 90 बिफोर अ 70% डिक्रीज। अब देखो, मैं तुम लोग को हमेशा एक बात बोलता हूँ ना कि अगर किसी चीज की परसेंटेज गिवन ना हो तो बाय डिफॉल्ट 100 होती है। लेकिन यहाँ पे अब देखो परसेंटेज गिवन है, कितनी गिवन है, फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ 90 बिफोर अ 70% डिक्रीज। ये 70% इसकी परसेंट नहीं है 90 की। 90 की जो एक अमाउंट होगी ना, 90 का जो भी अमाउंट होगा, फॉर एग्जाम्पल एक्स है, वो होगा 100%। 100% में से ये 70% जब कम हुआ है ना, ये 70% जब कम हुआ है, तो आपका 30% रहा होगा। और ये 30% का अमाउंट कितना आया है, 90। हमने कहाँ जाना है, हमने जाना है इस 100% वाले अमाउंट पे। तो देखो, अब एक चीज याद कर लो, यहाँ पे जब भी तुम लोगों को ओरिजिनल वैल्यू ढूंढनी हो, तो तुम लोगों को भले कोई भी मेथड आता हो, तुम लोग ये ग्रिड वाला मेथड करोगे। ग्रिड में हमने हमेशा क्या करना है, अमाउंट और परसेंटेज। देखो अमाउंट हमें कितना गिवन था, 90। ये 90 की परसेंटेज 100 नहीं थी। ये 90 जो अमाउंट था ये था हमारा 70% डिक्रीज के बाद। बाय डिफॉल्ट 100% होता है, उसमें से 70% जब सब्ट्रैक्ट हुआ होगा तो आपका 30% रह गया होगा। ये परसेंटेज है हमारी, जो हम इधर लिखेंगे 90 के सामने। ढूंढना क्या है, हमने ढूंढनी है ओरिजिनल वैल्यू, यानी 100% वैल्यू ढूंढनी है। तो परसेंटेज में 100 लिख दिया, और अमाउंट के नीचे एक्स, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, इक्वल टू लगाया, जीरो से जीरो कैंसिल। तो इधर 90 के पास जाके आपका 10 मल्टीप्लाई होगा। 90 मल्टीप्लाई बाय, एक मिनट गंदा लिख दिया मैंने, 90 मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो 3 वन जा 3, 3 30 जा 90, और 30 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 300। ये जो 300 अमाउंट आया ना, ये आपका ओरिजिनल अमाउंट था। इस ओरिजिनल अमाउंट में से उसने 70% डिक्रीज किया होगा। तो फिर आप कहाँ पहुंचे, फिर आप इस 90% पे पहुंचे। ये बेसिकली हमारी कहलाती है रिवर्स वर्किंग। यहाँ पे हमें एक अमाउंट गिवन होता है जो ऑलरेडी कम या ज्यादा हुआ हुआ होता है, और उस अमाउंट से फिर हम जाते हैं अपनी उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बल्कि ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ 1424। ओरिजिनल वैल्यू ऑफ 1424, यानी ये 1424 ओरिजिनल नहीं है। बिफोर आ 11% डिक्रीज। सबसे पहले ग्रेड बनाओगे, अमाउंट, परसेंटेज। अमाउंट कितना गिवन था, 1424। देखो, 1% होगी हमारी बाय डिफॉल्ट 100%, उसमें से 11% सब्ट्रैक्ट हुआ होगा, तो आपका रह गया होगा 89%। ये 89% जो है ना, ये आपका रेफर कर रहा है 1424 वाले नंबर को। तो इसकी परसेंटेज है आपकी 89। हमने क्या ढूंढनी है, इसकी ओरिजिनल वैल्यू यानी 100% वैल्यू, वो 100 थी, और इसका अमाउंट एक्स था। तो बीच में इक्वल टू लगाया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे 1424 के साथ जाके आपका 100 मल्टीप्लाई होगा और डिवाइडेड बाय 89। तो 1424 मल्टीप्लाई बाय 100, ये कितना होगा, एक मिनट, 1424 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 89। तो आपकी एक्स की वैल्यू आएगी 1600। ये है हमारा ओरिजिनल अमाउंट। 1600 हमारा ओरिजिनल अमाउंट था, इसमें उसने 11% कम किया होगा। तो हम कहाँ पहुंचे होंगे, 1424 पे। देखो ये बात थी डिक्रीज की, कि एक अमाउंट हमारा डिक्रीज हुआ हो, तो हम क्या करते हैं, 100% में से जितनी भी परसेंटेज हमें गिवन होती है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब देखो जरा थर्ड क्वेश्चन।
फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू सर ऑफ ये समझ नहीं आया। 1356। अभी समझ आ जाएगा, एंड तक बैठो। फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ 1356 बिफोर अ 13% इंक्रीज। देखो अगेन, ये 1356 जो वैल्यू है ना आपकी, ये आपकी ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल वैल्यू जो होगी हमारी, वो कुछ भी है, हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि ओरिजिनल वैल्यू बाय डिफॉल्ट ना 100% होती है। अब उसमें उसने क्या किया है, जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसमें उसने 13% इंक्रीज किया है। इंक्रीज का मतलब होता है ऐड करना। तो 13% उसने 100 में ऐड किया होगा। 100 + 13 इज 113%। जब उसने ऐड किया ना 13%, तो तुम्हारा अमाउंट कितना आ रहा है, तुम्हारा अमाउंट आया 1356। तो ये 1356 की परसेंटेज जो है ना, वो कितनी है, 113। तो हम लोग ग्रेड बना लेंगे, एक अमाउंट की और एक परसेंटेज की। अमाउंट कितना है, 1356, और आपकी परसेंटेज कितनी है, 113। हमने क्या ढूंढी, ओरिजिनल वैल्यू। और ओरिजिनल वैल्यू हमारी किसकी इक्वल होती है, हमेशा 100% की। तो परसेंटेज में 100 लगाया, इसकी एक्चुअल वैल्यू अननोन थी, तो वो एक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, इक्वल्स टू। तो ये 1356 के साथ आके 100 मल्टीप्लाई होगा, और डिवाइड आपका होगा 113। तो इसकी वैल्यू आएगी 1356 × 100, 1356 × 100 और डिवाइडेड बाय 113। तो एक्स की वैल्यू आएगी आपकी 1200। तो ये जो अमाउंट आ रहा है ना, 1200, ये 1200 हमारा वो अमाउंट है जो ओरिजिनल था। उसने इस 1200 में 13% इंक्रीज किया, तो हम कहाँ पहुंचे, 1356 पे। अगर क्रॉस चेक करना हो ना, तो तुम लोग पता है क्या करो, 1200 का 13% निकालो जरा। 1200 मल्टीप्लाई बाय 13/100, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 13 कितना होता है, ये आ रहा है 156। तो अगर ये 156 में हम लोग ऐड कर दें 1200 जो हमारा ओरिजिनल अमाउंट था, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, 1356 में, जो हमारा एक्चुअल अमाउंट गिवन था 13% के बाद। तो ये होता है हमारा एक वैल्यू कम हुई भी या ज्यादा हुई में से ओरिजिनल वैल्यू पे जाना। इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ 1898। कुछ भी हमने नहीं पता, हम सबसे पहले बना लेंगे ग्रेड अमाउंट की और परसेंटेज की। अमाउंट जब हमारा कितना है, 1898, इसकी परसेंटेज जब हम ढूंढते हैं, बाय डिफॉल्ट हमारी 100% होती है। वो 100% का अमाउंट हमें नहीं पता अभी क्या है। इस 100% में वो कह रहा है कि 46% इंक्रीज हुए, यानी 100% में 46% ऐड हुए। तो 146% का अमाउंट जो आ रहा है ना इंक्रीज के बाद, वो 1898 है। तो हमारी परसेंटेज कितनी आ रही है, 146। तो इसका परसेंटेज आया हमारा 146। एक्चुअल अमाउंट ढूंढना है, तो उसकी परसेंटेज कितनी होगी, 100। इसकी अमाउंट ढूंढनी है, वो एक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, इक्वल टू लगाया। तो 1898 के साथ जाके 100 मल्टीप्लाई होगा, और 146 डिवाइड होगा। तो एक्स की वैल्यू निकालते हैं, 1898 मल्टीप्लाई बाय 100 इज कितना, 1,89,800, और डिवाइड बाय कर देंगे 146 से, तो एक्स का आंसर आ जाएगा 1300। ये 1300 वो अमाउंट है जो हमारा ओरिजिनल था। इस ओरिजिनल अमाउंट में इसने 46% इंक्रीज किया, तो हम कहाँ पहुंच गए, 1898 पे। अच्छा जी, अब तक हमने जितनी भी चीज़ें की, उसमें हमें परसेंटेजेस गिवन होती थी, और हमने मोर और लेस अमाउंट्स ढूंढने होते थे। अब क्या होगा, देखो अब हमने परसेंटेज ढूंढनी है। पहले हमने जितने क्वेश्चंस किए, उन सब क्वेश्चंस में हम अमाउंट ढूंढ रहे थे। अब हम जितने क्वेश्चंस करेंगे, उन सब क्वेश्चंस में हम लोग परसेंटेजेस ढूंढेंगे। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन देखें, इन अ क्लास ऑफ 65%, इन अ क्लास 65% ऑफ द चिल्ड्रन आर गर्ल्स। देखो एक क्लास है। अब देखो, क्लास की बाय डिफॉल्ट परसेंटेज 100% होगी। 100% में से 65% जो लड़के लोग हैं ना, वो लड़की हैं। हमने बताना है व्हाट परसेंटेज आर बॉयज। तो सिंपली, अगर टोटल क्लास आपकी 100% की है, और उसमें से कितनी परसेंट गर्ल्स हैं, 65, तो हम लोग इसको माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा बॉयज कितने हैं। तो 100 - 65 का क्या आंसर आएगा, 100% - 65%।
तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 35% बॉयज। ये बेसिक तरीन सवाल था इसका, इसमें मैं इतना टाइम नहीं लगा रहा, आगे चलते हैं। अब देखो एक चीज याद रख लो, कभी भी कभी भी हमें कुछ अमाउंट्स गिवन हो और हमने उसको परसेंटेज में शो करना हो, तो हमेशा एक चीज याद कर लो कि एक चीज तो जब भी हम किसी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं ना, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना लाजमी होता है। और अगर एक किसी क्वांटिटी को आप परसेंटेज में शो करना चाह रहे हो ना, तो उसके लिए लाजमी है कि वो फ्रैक्शन में हो। अब फ्रैक्शन हम बनाते किसने, देखो फ्रैक्शन के ऊपर वो चीज आती है जिसकी हमने परसेंटेज निकालनी है। फ्रैक्शन के ऊपर यानी न्यूमरेटर में वो चीज आती है जिसकी भी हमने परसेंटेज निकालनी है। और फ्रैक्शन के नीचे यानी डिनोमिनेटर में वो चीज आती है जो टोटल अमाउंट है। तो इस तरह आपका फ्रैक्शन बनता है। क्या कह रहा हूँ मैं, देखो परसेंटेज कभी भी किसी क्वांटिटी का निकाल लो, तो ऊपर आपका आएगा क्वांटिटी उस आइटम की जिसकी परसेंटेज ढूंढनी है, और नीचे टोटल क्वांटिटी। और ऑफ कोर्स अगर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। देखो परसेंटेज ऐसा चैप्टर है, इसमें तुम लोग को फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है अगर तुम लोग इसको लॉजिकली सीखो। ठीक है, जरा अब देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन। देयर्स अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स। देख लो ये टोटल क्वांटिटी आ गई, ये 50 जो है ये आपका टोटल है। ठीक है, आगे चलते हैं। आउट ऑफ विच 11 आर गुड इन मैथ्स। 50 बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ कितने बच्चे हैं, 11 बच्चे हैं जो अच्छे हैं। ये हमारी क्वांटिटी है उन बच्चों की जो मैथ्स में अच्छे नहीं है। अच्छा जी, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गुड इन मैथ्स। अच्छा जी, हमने बताना है परसेंटेज उन स्टूडेंट्स की जो मैथ्स में अच्छे हैं। तो अभी मैंने तुम लोग को एक चीज बोली कि कभी भी किसी चीज की परसेंटेज ढूंढनी हो, तो न्यूमरेटर में हमारी वो चीज आती है जिसकी हम परसेंटेज ढूंढ रहे हैं। किसकी परसेंटेज ढूंढ रहे हैं, उन स्टूडेंट्स की जो मैथ्स में अच्छे हैं। कितने बच्चे अच्छे मैथ्स में थे, 11। तो 11 हम लोग ऊपर रखेंगे, इसको हमेशा डिवाइड करेंगे किससे, टोटल अमाउंट से। टोटल अमाउंट कितना था हमारे स्टूडेंट्स का क्लास में, 50। 11 डिवाइडेड बाय 50। ये काम तो हमने कर लिया जो हमने सबसे पहले करना है। और क्योंकि अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100। 50 1 जा 50, 52 जा 100, 11 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 22% हमारी आ गई किसकी, उन बच्चों की जो मैथ्स में अच्छे हैं। सेकंड पे चलते हैं। नॉट गुड इन मैथ्स। देखो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो वो बच्चे हैं जो मैथ्स में अच्छे हैं या मैथ्स में अच्छे नहीं हैं। तो दो तरीकों से इसको हम कर सकते हैं। हमें पता है क्लास हमारी बाय डिफॉल्ट 100% होगी, उसमें से अगर 22% बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं, तो कितने अच्छे नहीं होंगे, हम लोग इसको क्या करेंगे, 100% में से -22% कर देंगे। तो ये आपका कितना आंसर आ जाएगा, 100 - 22 78% आंसर आ जाएगा। ये वर्किंग हमारे लिए तो सही है, लेकिन ये पेपर में हम नहीं दिखाते। पेपर में हम इसको किस तरह करेंगे, देखो इस चीज को मैं साइड पे कर रहा हूँ ताकि ये चीज भी हमारे सामने रहे। पेपर में सबसे पहले तो तुम लोग उन बच्चों की क्वांटिटी निकालोगे जो मैथ्स में अच्छे नहीं है। देखो टोटल बच्चे 50 थे, उसमें से 11 अच्छे हैं, तो कितने अच्छे नहीं होंगे, तुम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। 50 - 11, तो 50 - 11 इज 39 स्टूडेंट्स आए हैं जो मैथ्स में अच्छे नहीं है, और हमने इन स्टूडेंट्स को परसेंटेज में बताना है। तो हमने बताना था 39 स्टूडेंट्स वो थे जो मैथ्स में अच्छे नहीं थे। टोटल बच्चे कितने थे, 50। डिवाइड बाय 50 किया, परसेंटेज में बात करनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100। 51 जा 50, 52 जा 100, 39 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 78%। इसका भी वही आंसर आया है, इसका भी वही आंसर आया है। वर्किंग हमें ये वाली दिखानी है हमेशा। ठीक है, और इन अ क्लास टेस्ट 3 out of 10 ऑफ द स्टूडेंट्स स्कोर्ड एन एवरेज स्कोर इन मैथ्स। एक क्लास है, उसमें ना उस क्लास का तुम्हें एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/10। अब फ्रैक्शन को पढ़ते किस टाइम, देखो अभी मैंने एक बात बोली कि फ्रैक्शन में जो नीचे वाला अमाउंट होता है ना, ये हमारा टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और ऊपर वाला वो अमाउंट होता है जिसकी हम परसेंटेज ढूंढ रहे होते हैं। तो क्या कह रहे हैं, 3 out of 10 स्टूडेंट स्कोर्ड एन अबव एवरेज स्कोर इन मैथ्स। ये तीन वो बच्चे हैं जिनका अबव एवरेज स्कोर आया है, और टोटल कितने बच्चे हैं, 10। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट अबव एवरेज परफॉर्मेंस। देखो उसने हमें डायरेक्ट फ्रैक्शन बना के दिया हुआ है, इसमें हमें कोई मसला ही नहीं होना चाहिए। हम लोग इसको सिंपली सिंपली क्या करेंगे, 3/10 को मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 30।
30% हमारा आंसर आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट में हमने उन स्टूडेंट्स की परसेंटेज बतानी है जिनकी अबव एवरेज परफॉर्मेंस नहीं थी। तो लॉजिकली अगर देखें तो 100% बच्चों में से अगर हम 30% हटा दें तो 70% आना चाहिए हमारा इसका। सॉल्व करके देख लेते हैं। यार अगर 10 में से 3 बच्चे अबव एवरेज हैं तो कितने बच्चे अबव एवरेज नहीं होंगे? हम लोग 10 में से 3 माइनस कर देंगे। 10 माइनस 3 इज 7। ये 7 वो बच्चे हैं जो अबव एवरेज नहीं है। अब परसेंटेज में इसको कितना करेंगे? सबसे पहले तो हम ऊपर वो चीज लेते हैं जिसकी हमने परसेंटेज निकालनी है यानी 7। डिवाइड करेंगे टोटल से। टोटल कितना था? 10 मल्टीप्लाई बाय 100। जीरो से जीरो कैंसिल, 7 टेन जा 70% हमारा आंसर आ गया उनका जो बच्चे मैथ्स में बिलो एवरेज या नॉट अबव एवरेज थे। अच्छा, सर। आगे चलते हैं। हाँ शर। अच्छा जी। अ जू हैज 100 एनिमल्स। एक जू है जिसमें 100 जानवर हैं। आउट ऑफ विच 2/5 आर लायंस। यार 100 एनिमल्स में से अगर 2/5 लायंस है तो कितने लायंस होंगे? हम लोग क्या करेंगे इसको? हम लोग करेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 2/5। 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, और 20 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 40 लायंस हैं। ठीक है, समझ गए। 3/10 आर टाइगर्स। इसका भी हम कैसे निकालेंगे? हम लोग 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3/10 से, तो जीरो से जीरो कैंसिल। 10 3 जा आपका कितना आंसर आएगा? 30 टाइगर्स का। क्या कह रहा है? रेस्ट ऑफ द एनिमल्स आर चीतास। यार 100 जानवरों में से 30 टाइगर थे, 40 लायंस थे। इसमें से जो बाकी बचेंगे वो चीताज हैं। तो कैसे अमाउंट निकालेंगे? 100 टोटल अमाउंट था, इसमें से 40 लायंस माइनस किए, 30 टाइगर्स माइनस किए, तो हमारा आंसर आ गया 30 चीतास का। हमने क्या बताना? कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ चीतास इन द जू। आसान है, चीतास की परसेंटेज बतानी है ना। 30 को तुम लोग डिवाइड करोगे टोटल अमाउंट से। कितना है टोटल अमाउंट? 100, और मल्टीप्लाई बाय 100। ये जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो से जीरो कैंसिल, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 30% आपके चीतास जू में। अच्छा, हम एक चीज करेंगे जिसको हम कहते हैं परसेंटेज चेंज। इसको ना हम पहले एक कहानी से करते हैं, एक कहानी से करेंगे इसको, और फिर हम इसके फॉर्मूलाज की तरफ आएंगे। देखो, एक बच्चा है, ठीक है, एक क्लासरूम है, उसमें टेस्ट हुआ, और उसमें एक बच्चा है जिसके 60 मार्क्स में से 30 मार्क्स आए। अगर उसकी परसेंटेज बतानी हो, अगर उसकी परसेंटेज बतानी हो तो कैसे बताओगे? परसेंटेज अभी हमने देखा, अगर हमने बताने के उसके मार्क्स की क्या परसेंटेज आई है, तो उसके मार्क्स कितने आए थे? 30, और टोटल अमाउंट कितना था? 60। ये हम आसानी से कर सकते हैं, हमने ये सीख लिए। हम लोग 30 को डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 10/2 इज, सॉरी, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 100, और 100/2 इज 50% उसके मार्क्स आए। ये आसान पार्ट था इसका। अब देखो हुआ क्या। वो बच्चे ने बाद में अगर टेस्ट चेक किया और उसको पता चला कि उसके मार्क्स जो है ना वो सही नहीं मार्क हुए हुए, टीचर ने कोई चेकिंग में गलती की है। वो वापस टीचर के पास जाएगा, ठीक है। वो वापस टीचर के पास गया, उसने बोला ये आपकी गलती है, आप इसको सही कर लें। तो लकीली टीचर ने अपनी गलती मान ली और उसके मार्क्स बढ़ा दिए। अब देखो सेकंड पार्ट, अगर देखो क्या कह रहा है। He later found out that there has been an error in checking, and hence his marks increased from 30 to 45। उसके मार्क्स पहले 30 थे, अब उसके 30 से इंक्रीज होके 45% आ गए। कैलकुलेट इज परसेंटेज चेंज। अब देखो दो चीजें हम करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे इसका गलत तरीका। गलत तरीका क्या है? देखो तुम लोगों ने पहले 30% से निकाला कि उसकी कितनी परसेंटेज बन रही थी? 50%। अब अगर उसके 45 मार्क्स आए हैं, तो अगर हम इसकी परसेंटेज देखें तो 45 मार्क्स आए हैं, कितने में से आए हैं? 60 में से। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे इसको, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 15 जा 45, और 15 5 जा आपका होता है 75%। ये गलत तरीका है। ये अभी तुमने क्या निकाला है? ये तुमने निकाला है उसकी नई परसेंटेज 75%। उसकी पहले कितनी परसेंटेज थी? 50%। तो अगर तुम लोग परसेंटेज इंक्रीज बताओ तो कितना बताओगे? 75% माइनस 50%। तो तुम लोग खुशी खुशी लेके आ जाओगे कि 25% उसके इंक्रीज हुए। ये तरीका गलत है। ये तरीका तुम लोग कभी भी नहीं करोगे। अब देखो एक चीज याद रख लो। एक मैं तुम लोगों को जनरल यूनिवर्सल चीज बता रहा हूँ,
कभी भी वो आपसे चेंज की बात करें, चेंज आपने बताना हो, परसेंटेज चेंज बताना हो, तो किस तरह करते हैं? कभी भी चेंज निकालना हो ना, सिर्फ चेंज की बात कर रहा हूँ, तो चेंज तुम लोग निकालोगे न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, ये सिर्फ और सिर्फ चेंज आएगा। अगर परसेंटेज चेंज निकाल लो तो काम वही है, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, डिवाइड बाय कर दोगे इसको किससे, ओल्ड वैल्यू से, डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखे हैं ना यहाँ पे दो, ये यूनिवर्सल फॉर्मूले हैं, और ये जहां जहां परसेंटेज चेंज की बात हो रही होगी वहां वहां तुम लोग ये फॉर्मूले लगाओगे। ये आपका यूनिवर्सल फॉर्मूला है। और इसको अपने टाइम पे मैंने याद करने के लिए क्या किया था, यहाँ पे न्यू वैल्यू का पहला लेटर क्या है, एन, ओल्ड वैल्यू का पहला लेटर क्या है, ओ, तो ऊपर मैंने इसको बना लिया था नो, और नीचे बना लिया था ओल्ड, मल्टीप्लाई बाय 100, और बस नो और एन और ओ के बीच में एक सब्ट्रैक्ट का साइन। तो नो ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100 के थ्रू तुम लोग किसी भी चीज का परसेंटेज चेंज बता सकते हो। अब देखो न्यू वैल्यू ओल्ड वैल्यू ये सब क्या है, जरा देखते हैं। यार एक बच्चा जब शुरू शुरू में गया, उसको टेस्ट के मार्क्स मिले थे, वो कितने मिले थे, 30। ये जो 30 है, ये आपकी ओल्ड वैल्यू है, ये ओल्ड वैल्यू आपकी कितनी है, ये आपकी 30 है। फिर वो बच्चा जब बाद में मार्क्स चेंज करा के आया, तो उसके कितने हो गए, 45, ये आपकी न्यू वैल्यू है। ओल्ड वैल्यू 30 है, न्यू वैल्यू कितनी है, 45। अब देखो न्यू वैल्यू भी आ गई, ओल्ड वैल्यू भी आ गई। अब हम लोग आसानी से परसेंटेज चेंज बता सकते हैं। क्या फॉर्मूला है, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, यानी नो ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो न्यू वैल्यू थी आपकी 45, ओल्ड वैल्यू थी आपकी 30, डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू 30 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 45 माइनस 30 इज 15, डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 15 वन ज़ा 15, 15 टू ज़ा 30, 2 वन ज़ा 2, 2 50 ज़ा 100। तो आपका आंसर क्या आया, 50%। ये वाली वर्किंग जो है ना आपकी, ये जो पूरा आपका आंसर आया 50%, ये चीज आपकी बिल्कुल ठीक है मैथ्स वाले लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और ये जो हमने लेफ्ट साइड पे वर्किंग की थी, ये हमारी गलत है, ये वर्किंग हम नहीं करेंगे। इसकी वजह क्या है, देखो, वो जब तुमसे बोलते हैं ना परसेंटेज चेंज निकालो, तो वो तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि तुम परसेंटेज चेंज किस हिसाब से निकालो, पुराने मार्क्स के हिसाब से। पुराने मार्क्स कितने थे, 30, तुम इस 30 के हिसाब से बताओगे कि इस 30 के हिसाब से कितना चेंज आया। अब मुझे बताओ, अगर 30 की तुम 50% वैल्यू निकालो, 30 मल्टीप्लाई बाय 50 ओवर 100, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, और 5 थ्री जा 15, 15 मार्क्स आएंगे। उसके 30 से मार्क्स कितने बने थे, 45, 15 मार्क्स बढ़े थे। और ये परसेंटेज की टर्म में कितना है, 50%। तो यही आंसर हमारा आया है, 50%। तो बेसिकली हमने पुराने मार्क्स के रिलेशन में बताना होता है, या पुरानी चीज के रिलेशन में बताना होता है कि नई चीज कितनी आई है। अब देखो एक चीज याद कर लो, अगर न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू करने में तुम्हारा आंसर पॉजिटिव आ रहा हो, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू करने में तुम्हारा आंसर पॉजिटिव आ रहा हो, तो तुम लोग हमेशा बोलोगे कि ये तुम्हारा परसेंटेज इंक्रीज है, परसेंटेज इंक्रीज है। और अगर लॉजिकली भी सोचो, 30 से 45 पे आए हैं तो इंक्रीज ही हुआ है ना। तो कभी भी आपकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही हो तो तुम लोग बोलोगे क्या है ये, पॉजिटिव में आपका इंक्रीज है। और नेगेटिव अगर आ रहा हो तो नेगेटिव में हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा परसेंटेज डिक्रीज है। हमने ये बताना होता है बेसिकली। तो यहाँ पे 50% आपका कितना है, 50% इंक्रीज है। अब एक बच्चा ये गया, उसके तो मार्क्स इंक्रीज हो गए 30 से 45। एक और बच्चा आया, वो बड़े चौड़े में उसने बोला कि भाई इसके मार्क्स इंक्रीज हुए हैं तो मेरे भी होंगे। वो गया टीचर के पास। अच्छा, पार्ट सी जरा पढ़ो। Another student got his test rechecked. His marks changed from 30 to 24. वो गया था तो बड़ी खुशी में कि उसके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन उसके मार्क्स पहले 30 थे और रीचेकिंग के बाद कितने हो गए, 24। मसला हो गया ना। अब इसका हमने क्या बताना, कैलकुलेट हिज परसेंटेज चेंज। यार सबसे पहले तो तुम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करो न्यू वैल्यू और ओल्ड वैल्यू को। ओल्ड वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, यहाँ पे ओल्ड वैल्यू होगी 30, पुराने उसके ये मार्क्स थे। और न्यू वैल्यू क्या होगी, 24, नए उसके ये मार्क्स थे। हमारा फॉर्मूला है नो ओल्ड
तो नो में एन आपका आएगा न्यू वैल्यू यानी 24, ओल्ड में आपकी क्या वैल्यू आएगी 30, डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100। 24 माइनस 30 इज -6/30 मल्टीप्लाई बाय 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज -20%। देखो ये -20% का मतलब है हम ना कभी ये माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, माइनस की जगह हम लिख देंगे कि 20% जो है ना, ये 20% आपका डिक्रीज है। आगे चलते हैं। अली हैड $2500 इन हिज सेविंग अकाउंट। एक बंदा है अली जिसके पास 2500 पड़े हुए बैंक में, फॉर अ ईयर, एक साल के लिए पड़े हुए। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल का एंड हुआ, इट इंक्रीज टू 3000, या 2500 के पास पहले पड़े हुए थे, इंक्रीज हो गए, कितने हो गए साल के एंड पे 3000। हमने क्या बताना है, कैलकुलेट हिज परसेंटेज चेंज। सबसे पहले तो ओल्ड वैल्यू और न्यू वाली वैल्यू आइडेंटिफाई करो। ओल्ड वैल्यू क्या होगी, जो बैंक में पिछले साल के स्टार्ट में पड़े हुए थे, तो ये 2500 ये आपकी ओल्ड वैल्यू है, और ये 3000 आपकी न्यू वैल्यू है। तो इस पे लिख लेते हैं न्यू। नो ओल्ड के हिसाब से एन की वैल्यू क्या है आपकी 3000, और ओ के हिसाब से ओल्ड वैल्यू क्या है आपकी 2500, डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू इज 2500 मल्टीप्लाई बाय 100। 3000 माइनस 500 इज 500 ओवर 2500 मल्टीप्लाई बाय 100, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, और 25 वन ज़ा 25, 25 टू ज़ा 50, और जीरो एज इट इज। तो ये आपका आंसर आया 20%। पॉजिटिव आंसर आ रहे हैं तो हम लोग लिख देंगे 20% इंक्रीज हुआ है। हम लोग चलते हैं परसेंटेज के एक और सेक्शन पे, जो है हमारा प्रॉफिट लॉस या डिस्काउंट, और ये हमारा काफ़ी ज़्यादा रियल लाइफ से लिंक्ड है, तो हम लोग इसको समझेंगे भी उसी तरह। देखो सबसे पहले तो तुम लोग को एक चीज़ समझ आनी चाहिए कि अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जा रहा हूँ बाजार, वहां से अगर मैं सब्जी ले रहा हूँ, सब्जी में लेट से टमाटर लिए मैंने 10 रुपए के, तो वो जो 10 रुपए है ना, ये मेरे लिए होती है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है वो खर्चा जो किसी चीज को खरीदने में है, तो इसको हम कहते हैं मैथ्स में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम लोग सीपी से रेफर करते हैं। सबसे पहली चीज मैंने क्या लिखी है, कॉस्ट प्राइस, द प्राइस एट विच द गुड इज बॉट। तो जो भी चीज हम खरीदते हैं ना, जिस प्राइस पे खरीदते हैं, वो हमारी होती है कॉस्ट प्राइस। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टमाटर खरीदा, ठीक है, टमाटर खरीद के मैं कहा मैं इस टमाटर का बिजनेस करूंगा, और मैंने उसको सेल पे लगा दिया। एक टमाटर लेके 10 रुपए का, उसको मैंने सेल पे लगाया 20 रुपए का, मैं कहा 20 रुपए में मुझसे ये टमाटर ले लो। अब पता है ये जो मैंने 20 रुपए लगाए हैं ना, ये होती है मेरी मार्क प्राइस। मतलब इस अमाउंट में अभी मेरा टमाटर बिका नहीं है, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये 20 रुपए में बिक जाएगा। तो मार्क प्राइस की अगर हम डेफिनेशन देखें क्या है, मार्क प्राइस की डेफिनेशन लिखी है, दिस इज द प्राइस एट विच गुड वॉज इंटेंडेड टू बी सोल्ड। ये वो प्राइस है जो प्राइस मैं चाह रहा हूँ कि उस प्राइस में बिके, बिकी नहीं है, सिर्फ मैं चाह रहा हूँ कि 20 रुपए में बिके। मार्क प्राइस का एक और नाम है लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस को तुम लोग एलपी बोल सकते हो, मार्क प्राइस को तुम लोग एमपी बोल सकते हो। अब वही टमाटर के लिए एक हमारा आया सेलर बायर, और उसने बोला कि मैं जो है ना, ये टमाटर आपसे 15 रुपए का लूंगा। वो आया मेरे पास, ने बोला ये टमाटर मैं आप लोगों से 15 रुपए का लूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा तो वैसे ही फायदा होता, मैंने 10 रुपए का खरीदा, 15 रुपए में जा रहे, 5 रुपए का फायदा हो रहा है मेरा, तो मैंने उसको 15 रुपए में बेच दिया। ये जो अमाउंट है, जिस अमाउंट है मैंने उसको बेचा है ना, ये हमारी होती है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस वो है जिस अमाउंट में हमने एक चीज दूसरी चीज को दूसरे बंदे को बेची है। तो सेलिंग प्राइस की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, दिस इज द प्राइस एट दिस इज द प्राइस आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट एंड द प्राइस एट विच द गुड इज सोल्ड। अब देखो इसी चीज से हम एक और चीज सीखते हैं। मैंने जो चीज लगाई थी वो लगाई थी 20 रुपए की, और जो मेरी चीज बिकी है वो बिकी है 15 रुपए में। कितने रुपए का फर्क है, 5 रुपए का। ये 5 रुपए जो है ना, ये 5 रुपए होते हैं मेरे डिस्काउंट के। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट होता है आपका मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर डिस्काउंट की डेफिनेशन देखें क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस। अच्छा,
डिस्काउंट तो मैंने दे दिया उसको, वो भी आ गया। अब मैंने जो 10 रुपए की चीज खरीदी थी उसको 15 में बेचा। एक चीज को मैंने सस्ते में खरीद के महंगे में बेचा। अगर एक चीज को हम सस्ते में खरीद के महंगे में बेचते हैं ना, तो ये चीज जो हमें एक्स्ट्रा पैसा मिलता है ये प्रॉफिट कहलाता है। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस से हम लोग माइनस कर देते हैं हमारी कॉस्ट प्राइस। सो सेलिंग प्राइस यहाँ पे मेरी 15 रुपए थी, कॉस्ट प्राइस मेरी थी यहाँ पे 10 रुपए, तो 15 - 10 = 5। अब एक चीज याद रख लेना, प्रॉफिट हमारा जब ही बनता है जब चीज हमारी सेल होती है। और प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकाल के। मार्क प्राइस में से नहीं सब्ट्रैक्ट कर देना। मार्क प्राइस मेरी 20 थी, मैंने 20 में से 10 सब्ट्रैक्ट नहीं किया, मैंने सिर्फ 15 में से 10 सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो जाके मेरा 5 रुपये प्रॉफिट आया। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लालच में आके एक और टमाटर खरीदूं 10 रुपए का, और वो मेरा 8 रुपए का बिके, 10 रुपए का खरीद के 8 रुपए का बिका, तो नुकसान में है। जो नुकसान होता है ना हमारा, ये लॉस कहलाता है। 2 रुपए का नुकसान है। ये कैसे निकला? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस थी 8 रुपए और कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 8 रुपए। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं? सेलिंग प्राइस थी 8 रुपए, कॉस्ट प्राइस थी 10 रुपए। तो 8 - 10 = -2। ये -2 जो है ना, ये मुझे बताता है कि ये चीज मेरी लॉस में बिकी है। तो यहाँ पे मैंने लॉस में, ये प्रॉफिट में ही लिखा है, द एक्स्ट्रा मनी गेन्ड व्हेन द प्रोडक्ट इज सोल्ड फॉर मोर देन द अमाउंट इट इज बॉट। जब भी एक प्रोडक्ट को आप एक अमाउंट से ज्यादा में बेचते हो तो प्रॉफिट होता है। और फिर लॉस का देखो, द मनी लॉस्ट व्हेन द प्रोडक्ट इज सोल्ड फॉर लेस देन द अमाउंट इट इज बॉट फॉर। जब भी एक चीज को आप सस्ते में बेचते हो उस अमाउंट से जिस अमाउंट में आपने खरीदी है, तो वो लॉस है। अब इसके कुछ फॉर्मूलाज मैंने लिखे हैं यहाँ पे। सबसे पहला, अगर आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे। अगर तो अमाउंट पॉजिटिव आ रहा है तो वो हमारा प्रॉफिट है, अगर अमाउंट नेगेटिव आ रहा है तो ये हमारा लॉस है। डिस्काउंट होता है हमारा डिफरेंस किसमें? सेलिंग प्राइस में और मार्क प्राइस में। और डिस्काउंट निकालते कैसे? सेलिंग प्राइस माइनस मार्क प्राइस। तो ये थी हमारी वो सारी चीजें जो रियल लाइफ में हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। जो चीज हम खरीदते हैं वो कॉस्ट होती है, जो चीज हम उसको बेचने में चाहते हैं, बेचना चाहते हैं जितने में, वो मार्क प्राइस होती है, जितने में बिकती है वो सेलिंग प्राइस होती है। अब जो बंदा मुझसे खरीदने आया उसको दिखी प्राइस 20, उसने खरीदा मुझसे 15 में, तो उसको डिस्काउंट मिला 5 का। ये डिस्काउंट मेरे लिए नहीं है, ये डिस्काउंट उसके लिए, क्योंकि उसको 20 रुपए की चीज 15 रुपए में मिली। तो ये होता है हमारा डिस्काउंट। ये थी हमारी पूरी थ्योरी प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट की। अभी जो मैं अभी रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ वो तुम लोगों को ये यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या होता था हमारा? अगर हमने किसी भी चीज़ का चेंज निकालना होता था तो न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू करते थे। और अगर हमने परसेंटेज चेंज निकालना होता था तो हम लोग न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू करके डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू कर देते थे। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते थे नो ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में बताना है। खैर, स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। अहमद बॉट अ लैपटॉप फॉर $500। मैंने तुम लोग को एक चीज बताई थी कि जिस प्राइस में हम खरीदते हैं वो हमारी कॉस्ट प्राइस होती है। तो ये 500 जो है ना, ये हमारी कॉस्ट प्राइस है, अहमद के लिए कॉस्ट प्राइस है। अच्छा, अहमद ने लैपटॉप खरीदा 500 का। ही यूज्ड इट फॉर अ मंथ एंड पुट अप एन एड ऑन OLX डिमांडिंग $840। फिर मैंने तुम लोग को एक और चीज बताई थी कि हम जिस प्राइस में बेचना चाह रहे होते हैं उसको हम कहते हैं मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस। तो ये जो $840 है ना, ये सिर्फ चाह रहा है कि ये इतने में बिके, तो ये इसकी क्या कहलाएगी? ये इसकी मार्क प्राइस कहलाएगी या लिस्ट प्राइस कहलाएगी? हमने अब तक दो चीजें आइडेंटिफाई की हैं, एक कॉस्ट प्राइस और एक मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस। ही देन फाइनली सोल्ड इट टू हमजा फॉर $714। उसने जितने में बेचा है ना, वो हमारी होती है सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस यहाँ पे हमें कितनी दी हुई है? 714। तो यहाँ पे तीन चीजें दिखी दी हुई है हमें, तीनों लिख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस हमें दी हुई है 500, मार्क प्राइस हमें दी हुई है 840, और सेलिंग प्राइस हमें दी हुई है कितनी? 714। पहले में क्या करना है? कैलकुलेट हिज प्रॉफिट और लॉस। मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई थी कि प्रॉफिट और लॉस हम लोग कैसे निकालते हैं। अभी जरा हम इसका फॉर्मूला डिस्कस नहीं करते। देखो, प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तुमने एक चीज खरीदी है 500 की, और जितनी तुम डिमांड कर रहे हो उससे तुम प्रॉफिट लॉस नहीं निकालते। जब एक चीज बिकती है ना एक्चुअल में, जब आपके हाथ में पैसा आता है, तो उस वाले अमाउंट को आप देखते हो।
तो 500 की चीज खरीदी, 714 रुपये में बेची, तो ये हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये क्या होगा हमारा, ये हमारा प्रॉफिट होगा। वैसे तो इसका फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये मैं पीछे एक मिनट दिखा भी देता हूँ। वैसे तो हमारा इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट या लॉस निकालने का सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस। लेकिन हम लोग इसको किस तरह सीखेंगे, देखो यार हमने जिस प्राइस में खरीदा है, कॉस्ट प्राइस हमने जिस प्राइस में खरीदा है, क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ कि मेरी ओल्ड प्राइस है, पुरानी वैल्यू है। और हमने जिस अमाउंट में बेचा है, क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ कि ये नई प्राइस होगी। तो हम लोगों ने क्या चीज सीखी है, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। तो अगर हम न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू भी करें तो 714 माइनस 500, तो हमारा वही वाला फॉर्मूला बन जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस वाला। तो पहले पार्ट में हम लोग इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, पहले इसका एक्चुअल फॉर्मूला लिख लेते हैं। एक्चुअल फॉर्मूला हमारा प्रॉफिट या लॉस निकालने का क्या है, वो है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लेकिन हम इस फॉर्मूले को किस हिसाब से कर रहे हैं, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। तो न्यू वैल्यू थी हमारी कितनी, 714, ओल्ड वैल्यू थी हमारी 500। तो 714 माइनस 500 इज 214, हमारे पास ये आ गया प्रॉफिट। फिर कैलकुलेट हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। देखो प्रॉफिट है तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगी। और हमने एक चीज मार्क कर ली है पहले से कि कॉस्ट प्राइस हमारी जो है वो ओल्ड वैल्यू है, और सेलिंग प्राइस जो है वो हमारी न्यू वैल्यू है। अच्छा, हमारा फॉर्मूला होता है चेंज निकालने का, यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस की। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, अगर हम इसको फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो फॉर्मूला क्या है हमारा प्रॉफिट और लॉस का, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यानी हमारा जो ऊपर प्रॉफिट या लॉस निकालने का होता है वो ऊपर न्यूमरेटर में, और नीचे डिनोमिनेटर में जो यहाँ पे लास्ट चीज होती है वो नीचे आ जाती है। तो यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। लेकिन अगर हम इसको अपने यूनिवर्सल फॉर्मूले के हिसाब से करें तो देखो, हमने यूनिवर्सल फॉर्मूला सीखा है नो डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। एन से आता है न्यू, ओ से आता है ओल्ड, तो न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे न्यू वैल्यू आपकी कितनी थी, हमने मार्क की थी 714। ओल्ड वैल्यू आपकी कितनी थी, हमने मार्क की थी 500। ये हम पहले इसका आंसर निकाल चुके हैं 214। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 214 को डिवाइड कर देना है ओल्ड वैल्यू से। ओल्ड वैल्यू क्या थी, 500। तो न्यू वैल्यू थी आपकी, सॉरी, जो आपका चेंज आ रहा था न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू का, वो आ रहा था 214, और ओल्ड वैल्यू थी आपकी 500। इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे ताकि परसेंटेज में हम इसको एक्सप्रेस कर सकें। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो 214 डिवाइडेड बाय 5। तो इसका आंसर देख लेते हैं 214 का आंसर क्या आएगा। 214 डिवाइडेड बाय 5 का आंसर आपका आएगा 42.8%। इसको हम लोग अगर लॉजिकली सीखें तो देखो, प्रॉफिट या लॉस की अगर हमने परसेंटेज बतानी हो ना, तो हम हमेशा कंपेयर किससे कर रहे होते हैं, हम लोग हमेशा कंपेयर कर रहे होते हैं अपनी कॉस्ट से, कि कॉस्ट के कंपैरिजन में कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है। अगर तुम लोग 500 का 42.8% निकालोगे ना, तो ये 214 आएगा। तो हम लोग डिवाइड ही कॉस्ट से इस वजह से करते हैं, जिसको हम ओल्ड वैल्यू से यहाँ पे रेफर कर रहे हैं। वो होता है इस वजह से क्योंकि हम प्रॉफिट एक्सप्रेस करते हैं अपनी एस टर्म्स ऑफ कॉस्ट में। खैर, ये तो था हमारा न्यू वैल्यू और ओल्ड वैल्यू प्रॉफिट और लॉस में। जरा अब आगे क्वेश्चन पे आते हैं, कैलकुलेट द डिस्काउंट। अब देखो डिस्काउंट, मैंने उस दिन तुम लोग को एक चीज बोली थी, डिस्काउंट सिर्फ उस बंदे के लिए होता है जो खरीद रहा है। यहाँ पे कौन खरीद रहा था, हमजा। हमजा ने जब एड देखा होगा OLX पे, तो उसको लैपटॉप मिला होगा, दिखा होगा 840 का। फिर उसने डीलिंग की होगी अहमद के साथ कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं इतने अरेंज नहीं कर सकता, आप मुझे कम कर दो। तो उसको फिर मिला कितने में होगा, 714। तो यहाँ पे जो हम दो फिगर्स यूज करेंगे ना, वो कौन सी करेंगे, 840 और 714। डिस्काउंट का हम फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, अगर इसको तुम लॉजिक ही देखो, यार 840 की चीज उसको मिली ऑनलाइन, और उसने खरीदी 714 में, तो तुम लोग इसके सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, 840, सॉरी 840 माइनस 714। तो इसका आंसर देखते हैं क्या आएगा, 840 माइनस 714। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 126 डिस्काउंट। इसको तुम लोग एक और तरीके से भी कर सकते थे, अगेन हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला। देखो एक अमाउंट था 840, एक अमाउंट था 714। इन दोनों वैल्यूज में पुरानी वैल्यू कौन सी होगी, जो उसको पहले दिखी होगी, वो कितनी थी 840।
तो ये 840 हमारी हो गई ओल्ड वैल्यू और 740 हमारी हो गई न्यू वैल्यू। और हमारा चेंज निकालने का फॉर्मूला क्या है? न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू वैल्यू थी 714 और ओल्ड वैल्यू थी 840। जब इसको तुम लोग सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आ रहा होगा -126। ये माइनस पता है क्यों आ रहा है? क्योंकि डिस्काउंट है। डिस्काउंट जब भी निकालते हैं ना माइनस में आता है। ये वाला माइनस हम मेंशन नहीं करते, हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या लिख देंगे? 126। तो ये हमारा आ जाएगा टोटल डिस्काउंट, इसको कितना मिला है। देखो, हमने ऊपर एक बात की थी प्रॉफिट और लॉस की। ये भी हमारा एक तरीके का चेंज ही है। चेंज किस में आ रहा है? चेंज है हमारा बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। फिर अगर हम डिस्काउंट की बात करें, ये भी हमारा एक चेंज ही है। चेंज किसके बीच में आ रहा है? मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस। पार्ट डी देखते हैं, कैलकुलेट द डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट हमारे पास है। अब हम डिस्काउंट को किससे कंपेयर करेंगे? हम लोग अगर हम हमेशा कंपेयर करते हैं पुरानी वैल्यू से। पुरानी वैल्यू क्या थी यहाँ पे? मार्केट प्राइस। तो अगर इसका तुम लोग फॉर्मूला देखो डिस्काउंट परसेंटेज का, तो क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस मार्क प्राइस। ये हमने कर लिया, इसका आंसर हमारे पास आया हुआ है पहले से। और डिवाइड बाय किससे कर रहे हैं? मार्क प्राइस से। तो अगेन जरा हम लोग फिर से देखते हैं। 840 थी यहाँ पे हमारी पुरानी वैल्यू और 714 थी हमारी न्यू वैल्यू। और परसेंटेज चेंज निकाल रहे हैं ना, डिस्काउंट हमारा चेंज ही एक तरीके का। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। न्यू माइनस ओल्ड का हमने आंसर पहले से निकाला हुआ, जो आ रहा है 126। सॉरी उल्टा लिख दिया, 126। डिवाइड बाय करेंगे इसको, पुरानी वैल्यू कौन सी थी? 840 वाली। इसको कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास डिस्काउंट की परसेंटेज आ जाएगी। तो उसको यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में कर लेते हैं। 126 हमारा डिस्काउंट था और मार्क प्राइस थी हमारी 840। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो जीरो से जीरो कैंसिल। 126 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 1260। ये आपका डिवाइड हो जाएगा 84 से। तो 1260 डिवाइडेड बाय 84, इसका आंसर आ जाएगा 15% डिस्काउंट हमजा को मिला है। अच्छा जी, ये तो था हमारा पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रजा बॉट एन आईपैड फॉर $300। रजा के लिए 300 वाला अमाउंट कौन सा होगा? ये अमाउंट कॉस्ट प्राइस का है, जिसको हम रेफर करेंगे पुरानी वैल्यू से। आफ्टर अ वाइल ही सोल्ड इट फॉर $230। उसने जितने अमाउंट में बेचा है ना, वो ये नहीं कह रहा कि इतने अमाउंट में बेचना चाह रहा था। उसने बताया कि इतने अमाउंट में बिक गया है। तो ये आपकी क्या है? ये सेलिंग प्राइस है। और ये हमारी, हम किसको इसको किस चीज से रेफर करेंगे? न्यू प्राइस से। क्या निकालना है? प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस चेंज होता है ना, चेंज का फॉर्मूला क्या है? न्यू माइनस ओल्ड। तो 230 माइनस 300 कर देंगे। तो 230 माइनस 300, इसका आपका आंसर आएगा -70। देखो ये माइनस पता है क्या बता रहे हैं? ये माइनस बता रहे हैं आपका लॉस है। तो हम लोग इसकी जगह लिखेंगे, माइनस की जगह 70 का लॉस। और डॉलर में क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ था, हम लोग यहाँ पे डॉलर लगा देंगे। लॉजिकली अगर सोचो, 300 की चीज खरीदी है, 230 में बेच दी है, तो लॉस ही है ना। तो इस वजह से हमने यहाँ पे लॉस लगा दिया। कैलकुलेट इज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। देखो, कभी भी किसी चीज की परसेंटेज निकालनी हो तो हम उसको कंपेयर करते हैं उसकी ओरिजिनल वैल्यू से या ओल्ड वैल्यू से। लॉस हमारे पास पहले से है 70। ये लॉस किसकी टर्म्स में हुआ है? ये लॉस हुआ है हमें इसकी कॉस्ट की टर्म्स में, जो हमारी ओल्ड वैल्यू थी। कितनी थी? 300। डिवाइड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो से जीरो कैंसिल। 70 डिवाइड बाय 3 का आंसर आपका आ जाएगा 23.33%। ये आपकी लॉस परसेंटेज है। अच्छा जी, अब हमारे पास एक ऐड है साइड पे। एक साइकिल दी हुई है और उस पर एक चीज लिखी हुई है देन, और एक अमाउंट लिखा हुआ है 280। लेकिन उसने 280 को काटा हुआ है और फिर नीचे लिखा हुआ है नाउ 200। ये चीजें ना ज्यादातर हमें मॉल्स वगैरह में दिख रही होती हैं। एक प्राइस लिखी हुई होती है, उसको काटी हुई होती है और उसके नीचे एक और प्राइस लिखी होती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये चीज या तो सेल पे लगी हुई है या इस तरह का कोई ना कोई सीन है। तो ये चीज ना आपकी डिस्काउंट में काउंट होती है। यार पहले प्राइस थी 280, अब दे रहे 200 में। कितने का डिस्काउंट है? कैसे निकालोगे? इन दोनों वैल्यूज को माइनस कर दोगे। 280 हमारी पुरानी वैल्यू होगी, ओल्ड वैल्यू, और 200 हमारी नई होगी, न्यू वैल्यू। तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो 280 माइनस 200 इज आपका $80 का डिस्काउंट आ गया यहाँ पे। डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है। हमें पता है 80 को हम कंपेयर करेंगे इसकी ओरिजिनल वैल्यू या पुरानी वैल्यू से। वो कितनी थी? 280। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो जीरो से जीरो कैंसिल। 80 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 800। और नीचे आपका आ जाएगा 28। तो 800 डिवाइड बाई 28 का आपका आंसर आता है 28.57
1%, और इसको हम राउंड ऑफ करके अगर 2 डेसिमल प्लेस पे लिखें तो ये आ जाएगा 28.57%। अच्छा यार, अब परसेंटेज में एक और चीज आती है हमारे पास, टैक्सेशन। देखो टैक्स के बारे में ना एक बड़ी मिसकंसेप्शन होती है कि टैक्स सिर्फ सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है, या टैक्स सिर्फ लग रहा होता है, ऐड हो रहा होता है। लेकिन असल में टैक्स दोनों हो रहे होते हैं। टैक्स आपका कुछ जगहों पे सब्ट्रैक्ट होता है और कुछ जगहों पे ऐड होता है। देखो सब्ट्रैक्ट कहाँ होता है, जो हमारी इनकम होती है ना, जैसे हम लोग के जो पेरेंट्स हैं, जब वो उनकी सैलरी आती होगी या जो भी बिजनेस वगैरह से प्रॉफिट वगैरह होता होगा, उस पे वो एक टैक्स देते हैं। वो टैक्स आपका इनकम पे सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है। आपकी दुनिया भर की कोई भी इनकम हो, सैलरी से लेके बिजनेस के प्रॉफिट तक, हमेशा हमेशा उस पे टैक्स सब्ट्रैक्ट होता है। टैक्स ऐड कहाँ होता है, देखो टैक्स तुम्हारा ऐड उन चीजों पे होता है जब तुम कहीं खर्चा कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल तुम खाना खाने गए, तो उस पे जब तुम लोग को बिल मिलता है तो नीचे लिखा होता है जीएसटी, जिसका मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, 13% पाकिस्तान में। वो आपका खाने के अमाउंट के साथ टैक्स लगता है। शॉपिंग करने जाते हो, वहां पे शॉपिंग करते हो, उसके नीचे लगा होता है जीएसटी, 13%, वो आपका टैक्स है। जहां भी आप पैसा खर्च कर रहे हो ना, उधर आपका टैक्स ऐड होता है। और जहां पैसा आपको मिल रहा है, आपकी इनकम हो रही है, इनकम पे आपका टैक्स सब्ट्रैक्ट होता है। तो सबसे पहली चीज मैंने यहाँ पे ये लिखी है कि टैक्स जो होता है इनकम से सब्ट्रैक्ट होता है, और स्पेंडिंग्स में आपका ऐड होता है। अच्छा, टैक्स के साथ जब तुम लोग डील कर रहे होगे ना, तो दो कीवर्ड्स आएंगे जिन जो इंग्लिश के एक घुमाने फिराने वाले हैं। एक कीवर्ड होता है आपका इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब है कि टैक्स जो है ना, एक अमाउंट अगर आपको गिवन है, उस अमाउंट में ऑलरेडी टैक्स ऐड हुआ हुआ है। इंक्लूसिव का मतलब है अमाउंट ऑलरेडी ऐड हुआ हुआ है। अच्छा, इसको याद कैसे कर सकते हो, इंक्लूसिव में पहले के दो वर्ड इनसे, इनका मतलब अंदर हुआ हुआ है, मतलब ऑलरेडी ऐड हुआ हुआ है। दूसरा कीवर्ड एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब है कि आपके पास जो भी अमाउंट गिवन है, उसमें टैक्स ऐड नहीं हुआ हुआ या टैक्स सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ हुआ। इनका मतलब ऐड हुआ हुआ है, और एक्सक्लूसिव का मतलब ऐड नहीं हुआ हुआ। ये दो कीवर्ड्स याद करना। इसके अलावा वो बाकी कीवर्ड्स भी दे सकते हैं, जैसे वो डायरेक्ट बोल सकते हैं टैक्सेस एडेड, टैक्सेस इंक्लूडेड, टैक्सेस नॉट इंक्लूडेड, टैक्सेस सब्ट्रैक्टेड। ये आसान वर्ड हैं, समझ आ जाते हैं। सिर्फ दो कीवर्ड्स ऐसे हैं, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, जो ये पहली दफा पढ़ने में समझ नहीं आ रहे होते। टैक्स की जरा क्वेश्चंस करते हैं, क्या कह रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ वर्कर अर्न्स $20 पर आवर। एक बंदा है जो 1 घंटे में $20 कमाता है। ही वर्क्स 8 आवर्स अ डे। यार उसकी दिन की कमाई कितनी होगी, कैसे निकालोगे। 20 को मल्टीप्लाई तुम लोग कर दोगे 8 से, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे तो एक दिन की कमाई आएगी। फिर इन अ मंथ ही वर्कड फॉर 20 डेज। एक महीने में उसने 20 दिन काम किए। तो अगर तुम्हें इसकी टोटल इनकम निकालनी हो तो किस तरह निकलेगी। $20 को मिल रहे हैं 1 घंटे में, एक दिन में वो 8 घंटे काम कर रहे हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये एक दिन की इनकम आएगी। अगर 20 दिन की इनकम निकालनी है तो उसको फिर वापस कर दोगे मल्टीप्लाई बाय 20, तो तुम्हारे पास एक महीने की इनकम आएगी इसकी। अकॉर्डिंग टू द लॉ, टैक्स ऑफ 10% इज टू बी इम्पोज्ड। देखो इनकम हो रही है उसकी, इनकम में टैक्स हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, ये चीज याद रखना। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट हिज ग्रॉस इनकम। एक और नया कीवर्ड आया, ग्रॉस। ये ग्रॉस यहाँ पे जो अकाउंट्स के स्टूडेंट है उसके लिए तो बड़ा इजी है, लेकिन जो अकाउंट्स या कॉमर्स साइड नहीं है, तो ग्रॉस का मतलब होता है आपकी वो इनकम जिसमें कुछ सब्ट्रैक्ट ना हुआ हो। और यहाँ पे क्योंकि हम सिर्फ टैक्स से लेके बात करते हैं, तो ग्रॉस इनकम आपकी वो होगी जिसमें आपका टैक्स सब्ट्रैक्ट ना हुआ हो। तो हमने अभी उसकी बात की थी, कैसे निकलेगा। 20 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 8 आवर्स अ डे से, तो एक दिन की इनकम आएगी। और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो आपका एक महीने की इनकम आएगी। तो 20 × 8 160 होता है, 160 मल्टीप्लाई बाय 20 आपका $3200 पर मंथ इनकम है इसकी ग्रॉस, टैक्स सब्ट्रैक्ट होने से पहले। अच्छा जी, अब हमने बताना है कैलकुलेट द टैक्स अमाउंट। टैक्स कैसे निकलेगा यार, 3200 वो एक महीने में कमा रहे हैं, और उसकी जो भी इनकम है, लॉ के हिसाब से हमें क्वेश्चन में बताया कि 10% उस पर टैक्स है। तो 3200 का तुम लोग 10% निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, 3200 मल्टीप्लाई बाय 10%, का साइन हटाएंगे तो डिवाइडेड बाय 100। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, और 32 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 320। और उस दिन मैं तुम लोग को एक और चीज बताई थी कि किसी भी चीज का 10% निकालना हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3200 का 10% निकालना था,
तो तुम लोग सिर्फ और सिर्फ इसको डिवाइडेड बाय 10 कर दो, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 320। ये वाली वर्किंग की यहाँ पे जरूरत नहीं थी। तो 3200 उसकी इनकम है, 320 उस पर टैक्स लगा है। थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट इज नेट इनकम। नेट इनकम का मतलब है कि वो इनकम जब आपकी चीजें सब्ट्रैक्ट हो चुकी है। और क्यों पे, क्योंकि हम सिर्फ टैक्स की बात कर रहे हैं, तो कैसे निकलेगा, हम लोग इस 3200 में से 320 माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट इनकम आ जाएगी। तो 3200 और टैक्स अमाउंट था 320, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर आ गया $208.80। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एक मिनट मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कर लूँ। अच्छा जी, एक क्वेश्चन गिवन है, अलीजा बॉट अ चेयर। देखो स्पेंड कर रही है, वो खर्चा कर रही है, चेयर खरीदी है उसने। टैक्स रेट ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको हम क्या कहते हैं, जीएसटी, इज 13%। जो भी उसने चीज खरीदी है उस पर टैक्स कितना लगेगा, 13% का। चेयर की कॉस्ट कितनी है, $800। ये $800 क्या है, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। और एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है कि 800 की सिर्फ और सिर्फ चेयर है, इसमें टैक्स इंक्लूडेड नहीं है। एक्सक्लूसिव का मतलब है टैक्स इंक्लूडेड नहीं है। अगेन मैं एक चीज बोलूंगा तुम लोगों को, एक चीज बाय डिफॉल्ट हमेशा 100% होती है। अगर ये 800 की कॉस्ट चेयर की है ना, तो ये चेयर परसेंटेज में कितनी होगी, 100%। कैलकुलेट द टैक्स अमाउंट एंड हेंस फाइंड द टोटल अमाउंट दैट शी हैज टू पे। दो पार्ट दिए हैं इसमें। पहले पार्ट में हमने कैल टैक्स ढूंढना है, तो हम ना इसकी हमेशा से ग्रेड बनाएंगे। चेयर थी, चेयर का हमारा अमाउंट कितना था डॉलर्स में, 800 था। और हमें पता है कि परसेंटेज की टर्म्स में वो कितना होगा, परसेंटेज की टर्म्स में वो हमेशा 100 होगा। पहले टैक्स निकाले ना, टैक्स कितना था, 13%। 13 यहाँ लिखा, एक्स यहाँ लिखा, और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इक्वल टू लगाया। ये 13 माँ 800 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, 800 मल्टीप्लाई बाय 13 और 100 आके डिवाइड होगा, तो आपकी एक्स की वैल्यू आएगी। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, और 13 मल्टीप्लाई बाय 8 का आपका आंसर आता है, 13 8 का कितना होता है, 104। तो आपका आंसर आ जाएगा 104। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे करते, सिंपली 800 का 13% निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका टैक्स अमाउंट आया 104। अब क्या बताना है, एंड हेंस, अच्छा मैं एक मिनट इस पर लिख लूँ टैक्स, ताकि बाद में कोई पढ़े तो कंफ्यूज ना हो। अच्छा, एंड हेंस फाइंड द टोटल अमाउंट दैट शी हैज टू पे। यार 800 की चेयर थी, 104 उस पर टैक्स लगा, टोटल अमाउंट कैसे निकालोगे, टैक्स इसमें हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारी इनकम नहीं है, ये हमारी स्पेंडिंग है। और स्पेंडिंग में टैक्स हमारा हमेशा क्या हो रहा है, ऐड। तो 800 में हम लोग प्लस कर देंगे 104। तो पार्ट सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, टोटल अमाउंट निकालने के लिए, टोटल अमाउंट को मैं टी ए से रेफर कर रहा हूँ, इसमें टैक्स में क्या ऐड कर देंगे, ओरिजिनल अमाउंट। तो टैक्स था हमारा 104, ओरिजिनल अमाउंट था 800। तो 800 प्लस 104 का आंसर आ जाएगा आपका 904, उसको पे करने पड़ेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं, एक मिनट। अच्छा, रहमा बॉट अ टेबल। अगेन स्पेंडिंग की चीज है, टैक्स जो भी होगा इसमें ऐड होगा। टैक्स रेट ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज 24%। जो भी वो चीज खरीदेगी उस पर 24% टैक्स लगेगा। शी पेड अ टोटल ऑफ $992। क्वेश्चन में हमें उसने बोला है कि जो अमाउंट इसने पे की है ये टेबल का नहीं है, ये टोटल अमाउंट है। टोटल अमाउंट में हमारी दो चीजें इंक्लूडेड होती हैं, एक जो चीज हमने खरीदी उसका अमाउंट, और एक टैक्स का अमाउंट। तो फॉर एग्जाम्पल टेबल की कुछ भी अमाउंट हो एक्स, वो परसेंटेज की टर्म्स में कितना होगा, 100। अगर उसमें टैक्स भी इंक्लूडेड है तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें प्लस 24%। तो इसका आंसर आ जाएगा 124%। और ये 124% कितने को रेफर कर रहे हैं, 992 को। तो ये अभी याद रखना, ये हम लोग इसकी टेबल बनाएंगे। इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, आगे उसने खुद भी बता दिया कि ये अमाउंट में टैक्स इंक्लूडेड है। कैलकुलेट द टैक्स अमाउंट एंड हेंस फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ टेबल। सबसे पहले तो आ जाओ, इसका टैक्स अमाउंट ढूंढते हैं। इसको मैं अपना ऊपर कर दूं। अच्छा जी, तो अभी हमने एक चीज देखी थी कि टेबल की वैल्यू डॉलर्स में जो भी हो वो अभी हमें नहीं पता, और उसकी परसेंटेज में
कितनी वैल्यू होगी 100। अगर हम उसमें +24 कर दें तो हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, 100 + 24 इज 124% पे। ये 124% में आपका टैक्स भी इंक्लूडेड है और टेबल की वैल्यू भी इंक्लूडेड है। तो एक नई टेबल बना लेते हैं। हमारा 124% जो है ना, ये तो परसेंटेज है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल अमाउंट को। टोटल अमाउंट था 992 और हमने क्या ढूंढना है, टैक्स अमाउंट। टैक्स कितना था 24%, तो परसेंटेज में हम लिख लेंगे 24। ये 24 लिखा और टैक्स का ओरिजिनल अमाउंट हमें नहीं पता, तो वो अननोन है, एक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, इक्वल टू लगाया। तो इसको यहाँ से मैं एक मिनट बता रहा हूँ। यहाँ पे एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे तो एक्स यहाँ 992 के साथ डिवाइड हो रहा है, इधर आके 124 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 124x इक्वल्स टू 992 मल्टीप्लाई बाय 24। और 124 फिर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 992 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय 124। इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 992 मल्टीप्लाई बाय 24 ये आपका होता है 223,808 डिवाइड बाय 124, तो इसका आंसर आ जाएगा 192। ये 192 आपका टैक्स अमाउंट है। अब क्या बताने, एंड हेंस फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द टेबल। देखो टोटल अमाउंट में अभी मैंने तुम लोग को एक चीज बताई थी, दो चीजें हमारी इंक्लूडेड होती हैं। टोटल अमाउंट में दो चीजें इंक्लूडेड होती हैं, एक टैक्स और एक ओरिजिनल वैल्यू जो भी हम चीज खरीद रहे हैं उसकी। तो टोटल अमाउंट हमने कितना पे किया था 992, उसमें टैक्स कितना था 192। तो ओरिजिनल वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, इसको सब्जेक्ट बना के। ओरिजिनल वैल्यू के साथ यहाँ पे 192 प्लस हो रहे हैं, उधर 992 के साथ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 992 माइनस 192। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आ जाएगा 800। ये था टेबल का अमाउंट। टेबल का अमाउंट 800 था, उस पर टैक्स आपका लगा 192, तो उसने टोटल अमाउंट कितना पे किया 992। अच्छा जी, आगे चलते हैं। A toy house was put up on a sale by a company called Kids and Company। एक कंपनी है, उसने सेल पे लगाए हैं ये छोटे छोटे घर। कितनी सेल पे लगाए हैं, 25% ऑफ पे। द हाउस वॉज सोल्ड टू अ कस्टमर फॉर $660। ये हाउस बिक गया 660 रुपए में, तो ये आपकी सेलिंग प्राइस होगी। अब एक चीज बताओ, जब उसने सेल लगाई 25% की, इसकी ओरिजिनल परसेंट होगी 100%। 100% में से अगर ये 25 हट गए होंगे तो कितनी परसेंटेज आएगी, 75%। ये $660 जो है ना, ये आपकी 75% रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने बतानी है कैलकुलेट इट्स एक्चुअल प्राइस। तो एक्चुअल प्राइस हमें पता है 100% होती है। यहाँ पे अभी ग्रेड बनाने की जगह नहीं है तो मैं पूरी लेबलिंग नहीं कर रहा। एक्चुअल प्राइस की परसेंटेज 100 होगी और उसका अमाउंट अभी हमें नहीं पता, वो एक्स है। हमें एक चीज पता है कि 75% पे जो हमारी चीज सेल हुई है वो हुई है 660 की। तो यहाँ पे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, इक्वल टू लगाओ, ये 660 यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, तो 660 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय, तो 25 3 × 75 और 25 4 × 100, तो 660 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेते हैं और फिर डिवाइड बाय 3 कर लेते हैं। 660 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3, तो एक्स का आपका आंसर आ जाएगा कितना, 880। ये जो अमाउंट है 880, ये एक्चुअल प्राइस थी जितने में कंपनी इसको बेचना चाह रही थी, लेकिन ये उतने में बिकी नहीं। तो इसका एक और नाम होता है, और वो क्या होता है, मार्क प्राइस। तो उसकी मार्क प्राइस थी 880, उस पर सेल लगी 25% की, तो ये बिका कितने का, 660 का। कैलकुलेट द डिस्काउंट। एक चीज 880 की थी, उसको 660 में बेचा है, तो डिस्काउंट कैसे निकलेगा, दोनों अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करके। तो निकाल लेते हैं 880 माइनस 660, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा कितना आएगा, 880 माइनस 660, तो इसका आंसर आ जाएगा $220 का डिस्काउंट। अच्छा जी, ये तो बात थी सेल और डिस्काउंट वगैरह की। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द कंपनी originally bought this toy house from a manufacturer for $500। ये जो टॉय हाउस इसने बेचा है ना 660 का, ये ओरिजिनली कंपनी ने किसी मैन्युफैक्चरर से खरीदा था 500 का पर पीस, यानी एक टॉय हाउस उसको पड़ा होगा 500 का। 500 की चीज को उसने 660 में बेचा है। अगेन बोला हूँ, ये मार्क प्राइस सिर्फ वो इतने में बेचना चाह रही थी लेकिन बिकी नहीं, उसने सेल लगाई तो कितने में बेचा, 660 में।
तो उस पर प्रॉफिट बताना है। 500 की चीज को 660 में बेचा, कैसे निकालोगे? 660 माइनस 500 कर दोगे। 660 माइनस 500, तो इसका आंसर आ जाएगा $160 का प्रॉफिट। फिर फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट। अगेन प्रॉफिट हमारे पास गिवन है, कितना है? $160 गिवन है। 160 का प्रॉफिट हुआ। कंपेयर हम इसको किससे करते हैं? कंपेयर करते हैं ओरिजिनल प्राइस से, यानी कॉस्ट प्राइस या ओल्ड वैल्यू। ओल्ड वैल्यू उसकी कितनी होगी? 500। तो डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। 160 डिवाइड बाय 5 का आपका आंसर आएगा 32%। मतलब ये परसेंट पता है हमें क्या बता रहे हैं? जो ये कॉस्ट थी ना 500, इसका अगर तुम 32% निकालो तो प्रॉफिट तुम्हारा आ जाएगा कितना? 160%। तो ये चीज थी हमारी प्रॉफिट निकालना। आगे हमें फर्दर इंफॉर्मेशन दी हुई है, उस इंफॉर्मेशन को देखते हैं, ऊपर ले आते हैं। अच्छा जी, द कस्टमर पेड अ टोटल ऑफ $726। यार जब उसने सेल लगाई तो 660 का टॉय हाउस बना, लेकिन कस्टमर ने 726 क्यों पे किए? तो अगर लॉजिकली सोचो तो टैक्स भी तो लगा होगा। 660 की चीज खरीदी, 726 की बेची, तो अगर हमने इस पर टैक्स निकालना हो, कैसे निकालोगे? इस अमाउंट में से 726 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे 660। तो 726 अगर टैक्स निकालना हो तो 726 माइनस 660, तो इसका आपका आंसर कितना आएगा? 726 माइनस 660 का $66 टैक्स। अब जरा क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द टैक्स अमाउंट। अच्छा ये हमने पहले ही कर लिया है। टैक्स अमाउंट हमने निकाल लिया, $66 टैक्स लगे। टैक्स परसेंटेज बतानी है। टैक्स परसेंटेज कैसे बताओगे? देखो टैक्स अमाउंट आ गया। टैक्स का अमाउंट आपके पास था 66। उसको हम डिवाइड किससे करेंगे? हम इसको कंपेयर करेंगे इसकी प्राइस से। प्राइस कितनी थी इसकी जितने में बिका था? 660। तो 660 पे हम क्या कर देंगे? इसको डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100। तो जीरो से जीरो कैंसिल, तो 66 वन से 66, 66 वन से 66, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 10% का ये आपका टैक्स लगा है। ये 10% आपको पता है क्या बता रहा है? ये 10% बता रहा है कि जो 660 की चीज थी ना, अगर उसका टैक्स निकालो तुम 10%, तो तुम लोग इसके टैक्स अमाउंट पे पहुंच जाओगे 66%।